सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक बार ओम कहते हुए। गहरी सांस लेके छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, घर्षण करेंगे और अपने आंखों पे और अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे और एक स्माइल के साथ आज की क्लास को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू साक्षी जी। एक बार मुझे बता दीजिए, आपको स्क्रीन दिख रही है और आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? ठीक है, चलिए फिर आज की जी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में। तो हमने कल शुरू किया था फैलेसी, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन फैलेसी का, कि हेतुआभास होता क्या है। ठीक है, तो फैलेसी क्या होता है? फैलेसी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजनिंग और रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। कि अगर हम कोई आर्गुमेंट बना रहे हैं, कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो उसमें अगर हम कोई अमान्य या फिर दोषपूर्ण या फिर गलत कदम का उपयोग करते हैं तो वो हमारी हेतुआभास हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की बताई गई है। पहली हमारी फॉर्मल है, दूसरी इनफॉर्मल है। फॉर्मल में क्या होता है? जो हमारी फॉर्मल फैलेसी होती है, ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जिनका या जो स्ट्रक्चर या फॉर्म होता है वो इनवैलिड होता है। ठीक है, कि औपचारिक भ्रांति क्या होती है? उन तर्कों को संदर्भित करती है जिसकी संरचना या जो रूप होता है वह अमान्य होता है। जैसे हमने इसका उदाहरण देखा फॉर्मल फैलेसी का, इसमें बोला है ऑल यूरोपियंस आर क्रिश्चियन, ऑल रशियन आर क्रिश्चियन। ठीक है, और हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ऑल रशियन आर यूरोपियंस। तो ये एक हमारी फॉर्मल फैलेसी का उदाहरण हो गया। ठीक है, कल हमने ये देखा था और देखा था कि इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है। इनफॉर्मल फैलेसी होती है जो हमारे उसके प्रीमाइसेस होते हैं या तो वो इनकरेक्ट होते हैं या इररेलेवेंट होते हैं। ठीक है, एक आर्गुमेंट होगा, उसके जो प्रीमाइसेस है या तो वो गलत होंगे या फिर अप्रासंगिक होंगे। ठीक है, तो वो हमारी इनफॉर्मल फैलेसी आ जाती है। ये इसके कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, इक्विवोकेशन और एम्बिग्विटी, यानी गोलमोलता और स्पष्टता। आप इससे दोहरा अर्थ भी समझ सकते हैं कि जो दोहरा अर्थ होता है वो हमारा इनफॉर्मल फैलेसी में होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण था, अ फेदर इज लाइट, एक जो पंख है वह हल्का है। ठीक है, फिर इसमें कहा कि लाइट थिंग्स कांट बी डार्क। तो यहाँ पे दोहरा अर्थ हो गया। हमने एक लाइट तो हमने हल्का ले लिया और दूसरा लाइट हमने क्या बोला? प्रकाश युक्त। ठीक है, कि प्रकाश युक्त चीजें अंधेरी नहीं हो सकती। कंक्लूजन आया देयरफॉर अ फेदर कैन नॉट बी डार्क, इसलिए यह पंख, एक पंख काला नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होता है। पंख कई रंगों के होते हैं, बहुत सारे रंगों के होते हैं। तो यहाँ पे हमारी किस वजह से ये हेतुआभास आया? कि हमने एक शब्द का दोहरा अर्थ निकाल लिया। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ा था। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का जो हमें नया टॉपिक देखना है। तो हम इसी के टाइप से पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज, यानी अनौपचारिक हेतुआभास के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और ये सारे क्या है? वेस्टर्न फैलेसीज है, पश्चिमी हेतुआभास है। जो हमारी इंडियन फैलेसीज है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इंडियन लॉजिक स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, तो पहला है इसमें फैलेसी ऑफ डिवीजन, यानी विभाजन का भ्रम। ठीक है, देखने से समझ आ रहा है कि कोई चीज डिवाइड हो रही है, इसमें कोई बड़ी चीज है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फैलेसी ऑफ डिवीजन is an informal fallacy that occurs when one reasons
that something that is true for a whole must also be true all of or some of its parts। कि जो हमारा विभाजन की भ्रांति है तब घटित होती है जब यह तर्क दिया जाता है कि जो कोई चीज एक पूरे पाठ के लिए सत्य है ना, कोई चीज किसी संपूर्ण के लिए सत्य है, तो वह उसके सभी या फिर कुछ जो उसके छोटे-छोटे हिस्से होंगे, उसके लिए भी सत्य ही होनी चाहिए। ठीक है? नाम से समझ आया हमें विभाजन का भ्रम, फैलेसी ऑफ डिवीज़न, कि कोई चीज़ है, अगर हमारे पास कोई बड़ी चीज़ दी गई है, ठीक है? तो अगर हम कोई चीज़ उसके लिए सत्य मान रहे हैं, तो जो उसके छोटे-छोटे पार्ट्स होंगे, उसके छोटे-छोटे जो भाग होंगे, वो जो चीज़ उन सभी भागों के लिए भी सत्य होनी चाहिए। ये होता है हमारा फैलेसी ऑफ डिवीज़न। ठीक है? जैसे क्या होता है ये डिवीजन गोज़ फ्रॉम होल टू पार्ट्स। सभी को पता है विभाजन कैसा होता है, पूर्ण से भागों में होता है। कोई चीज़ पूरी होती है, फिर उसके जो भाग किए जाते हैं, छोटे-छोटे भाग किए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, द ओशन व्हेन सीन एज़ अ होल इज़ ब्लू इन कलर, देन ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इंडिविजुअली मस्ट आल्सो बी ब्लू इन कलर। कि जब संपूर्ण महासागर को नीले रंग में देखा जाता है तो पानी की प्रत्येक बूंद का रंग भी नीला ही होगा। क्या है कि एक हम महासागर को जब देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, पूरा महासागर। ठीक है? तो फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या हुई कि जब उस महासागर की हम एक-एक बूंद को भी देखेंगे तो उसका रंग भी नीला ही होगा। ये है हमारा फैलेसी ऑफ डिवीजन, जो कि एक पूरी चीज से उसके छोटे-छोटे भागों में जा रही है। हम मान रहे हैं कोई बड़ी चीज के लिए अगर एक बात सत्य है, तो वो उसके छोटे पार्ट्स के लिए भी वही सत्य होना चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ फैलेसी ऑफ डिवीजन सभी को? यस मैम। ठीक है। अगला है हमारा फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन यानी रचना का भ्रम। ये फैलेसी ऑफ डिवीजन का उल्टा है। ठीक है? इसमें क्या है, इसमें ये होता है inferring that something is true of the whole from the fact that it is true of some part of the whole. This is opposite of fallacy of division. यह निष्कर्ष निकालना कि कोई चीज संपूर्ण के बारे में सत्य है इस तथ्य से कि वह संपूर्ण के कुछ भागों के बारे में सत्य है, यह विभाजन भ्रांति के विपरीत है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी उल्टी सी लिखी है, मैं आपको साधारण भाषा में बोलूं कि अगर हम ये बोले कि कोई एक चीज़ जो किसी एक छोटे पार्ट के बारे में सत्य अगर हम मान रहे हैं, तो उसका जो बड़ा हिस्सा होगा, एक पूरा हिस्सा होगा, तो उसके लिए भी हम उस चीज़ को सत्य मानेंगे। ठीक है? अ कंपोज़िशन गोज़ फ्रॉम मैम पार्ट्स टू होल। हाँ जी। मैम जो अभी आपने ये बोला ना, इसको थोड़ा सा स्लो बोले तो मैं लिख सके मैम। अच्छा जी। देखो जो हमारा फैलेसी ऑफ कंपोज़िशन है ना, ये हमारा फैलेसी ऑफ डिवीज़न का उल्टा है। फैलेसी ऑफ डिवीज़न था हमारा कि एक पूरे भाग से हम छोटे-छोटे भागों की ओर जा रहे थे। ठीक है? और फैलेसी ऑफ कंपोज़िशन क्या होगा कि एक छोटे भाग के लिए अगर हम कोई चीज़ सच मान रहे हैं, तो वो उसके एक बड़े हिस्से के लिए भी सच ही होगी। यानी जैसे हमारा जो हमारा डिवीज़न था वो जा रहा था होल से पार्ट की ओर, और हमारा कंपोज़िशन जाता है फ्रॉम पार्ट्स टू होल, कि भागों से संपूर्ण की ओर जाती है, जो हमारी फैलेसी ऑफ कंपोज़िशन है। ठीक है? इसका उदाहरण है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अ ब्रिक इज लाइट इन वेट, देयरफॉर दिस हाउस इज आल्सो लाइट इन वेट। है ना? कि यह घर ईंटों से बना है। हमने एक छोटा हिस्सा लिया, बड़ा घर नहीं लिया, एक छोटा हिस्सा लिया, ईंट ली, सबसे छोटा हिस्सा जो उसका है घर का। ठीक है? तो ईंट वजन में हल्की होती है। ठीक है? तो इसलिए यह घर वजन में भी हल्का है कि हमने एक छोटा हिस्सा लिया। अगर हम एक घर लेते तो वो पूरा बड़ा हिस्सा होता, और उस बड़े हिस्से से अगर हम ईंट की तरफ आते तो वो हमारा फैलेसी ऑफ डिवीजन होता। लेकिन हम फैलेसी ऑफ कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हमने एक छोटा हिस्सा लिया, एक ईंट, कि एक ईंट जो है वो छोटा हिस्सा है, वह उससे घर हमारा बना है। तो ईंटें हमारी हल्की है, इसीलिए जो हमारा पूरा एक घर होगा वो क्या होगा, वो भी वजन में
हल्का हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हमारा फैलेसी ऑफ डिवीजन जाता है होल से पार्ट्स की ओर, यानी संपूर्ण से भागों की ओर जाता है, लेकिन हमारा कॉम्पोजिशन उसका उल्टा है, ये पार्ट्स से होल की ओर जाता है, यानी भागों से संपूर्ण की ओर जाता है। ये दो फैलेसी क्लियर है सभी को? यस यस मैम। ठीक है, ये दो इजी थी। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट है हमारी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, या इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ जनरल रूल, स्वीपिंग जनरलाइजेशन। तो जो इसके सिनोनिम्स है ना जो और इसके नाम है, ये आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि कई बार नाम बदल के पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दुर्घटना का भ्रम, सामान्य नियम की भ्रांति, या फिर व्यापक सामान्यीकरण। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रख लेना है। तो अभी देखते हैं ये क्या होता है। इसमें होता है हमारा जो हमारा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है, अप्लाइंग अ जनरल रूल टू अ स्पेसिफिक केस, कि कोई एक जनरल रूल है हमारे पास, तो किसी विशेष स्थिति पर हम उसको लागू कर रहे हैं जहां वो लागू होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अ जनरल रूल इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बट द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मीन द रूल इज इनएप्लीकेबल, कि किसी विशेष मामले में हम सामान्य नियम को लागू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सामान्य नियम है, यह किसी विशेष स्थिति पर लागू होता है, लेकिन उस विशेष स्थिति की विशेषताओं का मतलब है कि यह नियम लागू नहीं होना चाहिए वहां पे। बस यही है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ जनरल रूल, या फिर स्वीपिंग जनरलाइजेशन, कि कोई एक सामान्य रूल हमारे पास जो है उसको हम ऐसी परिस्थिति में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे वो मान्य नहीं है। बस इतना सा है। तो उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण है कटिंग पीपल विद नाइव्स इज अ क्राइम, लोगों को चाकुओं से काटना अपराध है। ये एक जनरल रूल हो गया हमारा। ठीक है, फिर कहते हैं सर्जन्स कट पीपल विद नाइव्स, जो सर्जन होते हैं वह लोगों को चाकुओं से काटते हैं, इसलिए सर्जन्स आर क्रिमिनल्स, इसलिए जो सर्जन है वह अपराधी है। तो ये जो हमारी फैलेसी हो गई, ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि लोगों को चाकू से काटना अपराध है। हमें पता है अगर हम किसी व्यक्ति पर चाकू से वार करेंगे तो वो अपराध है एक, ठीक है, क्राइम माना जाता है उसको। लेकिन जो सर्जन होते हैं वो लोगों को चाकू से काटते हैं, लेकिन किस लिए काटते हैं? उनकी सर्जरी करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए काटते हैं। तो सर्जन, इन्होंने कहा कि सर्जन अपराधी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ये वाला रूल है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सर्जन अगर लोगों को काटते हैं तो वो उनकी सर्जरी करने के लिए काटते हैं, उनकी जो हेल्थ है उसका, उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट? यस मैम। मैम एग्जाम्पल को फिर से समझा दीजिए। मैम फिर ये सर्जन अपराधी, ये तो ये गलत हुआ ना मैम? हाँ जी, तो इसलिए ये फैलेसी हो गई ना। फैलेसी यानी हेतुआभास आ गया यहाँ पे। देखो उदाहरण फिर से समझाते हैं कि जैसे हमने क्या कहा, एक पहला प्रेमाइस है हमारे पास, कटिंग पीपल विद नाइव्स इज अ क्राइम, कि अगर आप या मैं, है ना, हम सामान्य लोग हैं, हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को अगर हम चाकू से काटते हैं तो वो अपराध है। ये सबको पता है, ये एक रूल है, जनरल रूल है सभी पर। वैसे जो जनरल हमारी सामान्य लोग हैं उन पे लागू होता है। ठीक है, जो सर्जन होते हैं ना, जो सर्जरी करते हैं, लोगों के ऑपरेशन जो करते हैं, ठीक है, वो लोग भी तो चाकू का इस्तेमाल करते हैं सर्जरी करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि वो भी तो लोगों को चाकू से काटते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या इसका कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि जो सर्जन है वो भी अपराधी हो गए। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हेतुआभास हो गया, क्योंकि जो ये वाला रूल था अपराध वाला कि चाकू से काटना एक अपराध है, वो उन जो सर्जरी करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हैं, उन पर लागू नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ये हमारा हेतुआभास हो गया, फैलेसी ऑफ जनरल रूल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस बता दीजिए। ठीक है, मैम इसमें कंक्लूजन कैसे निकाले मैम? कंक्लूजन कैसे निकाले? जी आपने मैम। पढ़ा था जैसे हम कंक्लूजन निकालते थे, उस क्लास में थे आप?
हाँ मैम थी। तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, प्रीमाइस 1 ये हमारा है, प्रीमाइस 2 है, ये कंक्लूजन है। तो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो कॉमन टर्म होती है उसको हम हटा देते हैं। तो इसमें पीपल है ना, जो लोग है, वो हमारी कॉमन टर्म है, तो वो कंक्लूजन में नहीं आएगी। बाकी जो मेजर और माइनर हमारे पास बच गई वो हमारी कंक्लूजन में आ जाएगी। तो मेजर और माइनर बच गई, सर्जन्स और क्रिमिनल्स। पीपल जो था वो आएगा नहीं। तो इस तरह से हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, या फिर बोलते हैं फैलेसी ऑफ प्रीसपोजिशन, या फिर प्लूरियम इंटेरोगेटनियम। ठीक है, ये इसके तीनों नाम याद रखने हैं। हिंदी में बोलते हैं जटिल प्रश्न की भ्रांति, या फिर पूर्व धारणा की भ्रांति, या कहते हैं प्लूरियम इंटेरोगम। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। A complex question fallacy occurs when someone asks a question that presupposes the answer to another question that has not been established or accepted by the other person। मतलब क्या है कि जो एक जटिल प्रश्न की भ्रांति है कब घटित होती है? जब व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है जो किसी अन्य प्रश्न का उत्तर मान लेता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा स्थापित या स्वीकार नहीं किया गया है। समझ ये आ रहा है? फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी एक ऐसा प्रश्न पूछ लेगा कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से कि जिसमें वो अपने दूसरे ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेगा, जो कि सामने वाले ने जिससे प्रश्न पूछा गया है उसने उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। ठीक है, अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं कि देखो, कोई किसी से पूछ रहा है, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ? Either a yes or a no answer would lead to the conclusion that the person has beaten his wife in the past। कि एक जो जटिल प्रश्न है वो ये है कि कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि अगर व्यक्ति उत्तर हाँ देगा ना कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि क्या आंसर निकल रहा है जो हमने देखा था इसकी डेफिनेशन में कि वो अपनी पत्नी को पीटता था पहले। ठीक है, तो अगर वो नहीं देता है फिर भी वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो पीटता ही था अपनी पत्नी को, लेकिन वो अभी भी पीटता जा रहा है। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि उस व्यक्ति ने अतीत में अपनी पत्नी को पीटा है। मतलब फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा प्रश्न पूछ लेना सामने वाले से कि उत्तर वो चाहे हाँ दे चाहे ना दे, वो फिर भी फंसेगा। ऐसा होता है हमारा कि जिसमें हमें क्या कहते हैं कि सामने वाले का आंसर चाहे वो हाँ बोले या ना बोले, लेकिन हमें समझ आ जाएगा जो भी हम इनडायरेक्ट उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया ये वाली फैलेसी? Yes, ma'am. ठीक है, मैम मैम इसमें किस हाँ तरह जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। इस पे क्वेश्चंस फिर किस तरह आ सकते हैं? इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे ये उदाहरण दे देंगे आपको, फिर आपसे पूछेंगे कौन सी फैलेसी है। इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। इसकी डेफिनेशन तो बहुत वैसे पूछी नहीं गई है, इसका ये एग्जाम्पल है, ये दिया मतलब दिया जाएगा, फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 फैलेसी बोल दी जाएगी। ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन है, फैलेसी ऑफ डिवीजन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, या फैलेसी ऑफ कोई और है, इस टाइप से आता है। ओके। हाँ जी, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट फैलेसी में। यस मैम। ठीक है, अगला है हमारा स्लिपरी स्लोप। हिंदी में फिसलन वाली ढलान आया है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है? द स्लिपरी स्लोप फैलेसी इज एन आर्ग्यूमेंट that claims an initial event or action will trigger a series of other events and lead to an extreme or undesirable outcome. The slippery slope fallacy anticipates the chain of events without offering any evidence to substantiate the claim। मतलब कि जो फिसलन वाली ढलान भ्रांति एक तर्क है जो क्या दावा करता है कि एक प्रारंभिक घटना या कार्यवाही अन्य घटनाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेगी और एक चरम या अवांछनीय परिणाम को जन्म देगी। दावे को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत पेश किए बिना फिसलन भरी ढलान घटनाओं की इस श्रृंखला
की आशंका जताती है। अब इसको अगर हम सरल शब्दों में समझे तो स्लिपरी स्लोप क्या है कि कोई एक बात है, मतलब कोई एक आर्गुमेंट दिया किसी ने या कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्लिपरी स्लोप समझ आ रहा है, फिसलन वाली ढलान, कि एक बार फिसल गई तो फिसलते ही चले गए। यानी हमने एक कोई स्टेटमेंट दिया, उससे जो एक श्रृंखला बनती गई चीजों की, उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा स्टेटमेंट बनता गया और एक ऐसा निष्कर्ष निकला जो कि सही नहीं है, ठीक है। एक अवांछनीय परिणाम निकलेगा। मतलब जो स्लिपरी स्लोप है उसमें बहुत सारी सीरीज होगी, 2-3 स्टेटमेंट होगी, एक सीरीज बनी होगी आपके पास और उससे एक अनडिजायरेबल आउटकम आएगा, ठीक है। स्लिपरी स्लोप नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं बन जाती है। उदाहरण से समझ आएगा आपको। देखो, वाइडनिंग द रोड विल लीड टू मोर ट्रैफिक इन टाउन, more cars on the road will lead to more collisions, which will make our town a dangerous place to drive or walk। कि देखो, साधारण सी बात है कि सड़क चौड़ी होने से शहर में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, एक चीज ये बोली। अब इससे और आगे बढ़ते गए कि सड़क पर अधिक कारों के कारण अधिक टक्करें होंगी। फिर और आगे बढ़ गए कि जिससे हमारा शहर गाड़ी चलाने या चलने के लिए एक खतरनाक जगह बन जाएगा। तो देखो, एक सिंपल सी बात थी कि सड़क चौड़ी हो रही थी, अच्छी बात थी, सड़क चौड़ी हो रही थी, लेकिन स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आगे देते गए और एक गलत हमारा निष्कर्ष आ गया कि जो हमारा शहर है वो गाड़ी चलाने या चलने के लिए खतरनाक जगह बन जाएगा। यहाँ पे हमने देखा ना, एक अनडिजायरेबल आउटकम आता है या अवांछनीय परिणाम आता है स्लिपरी स्लोप में। देखो, इसमें 2-3 चीजें एक साथ आ गई। सड़क चौड़ी के लिए बोल दिया कि सड़क चौड़ी हो रही है, फिर क्या बोला कि शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, ट्रैफिक के कारण जो कारें हैं उनमें बहुत ज्यादा टक्करें हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा शहर गाड़ी चलाने या लोगों को चलने के लिए सेफ नहीं है, या एक खतरनाक जगह बन जाएगा। तो ये जो एक पूरी फैलेसी है, जो इतनी सारी इसमें चीजें आ रही है एक के बाद एक, और जो एक हमारे नकारात्मक निष्कर्ष पर निकल रही है, जो कि एक अनडिजायरेबल आउटकम है हमारा। तो ये एक उदाहरण होता है हमारा, हमारी फैलेसी का, जिसे हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। ठीक है, समझ आया सभी को? मैम मोस्टली मतलब ये निगेटिव ही आउटकम आएगा इसमें, राइट? हाँ जी, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रेड हियरिंग। ठीक है, इसको रेड हियरिंग ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो ये क्या होता है, समझ आ रहा है नाम नाम से। अब इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। A red herring fallacy is a form of logical fallacy or reasoning error that occurs when a misleading argument or question is presented to distract from the main issue or argument at hand. Red herring refers to the piece of information that is used as a diversion. बस नाम से समझ आ गया रेड हेरिंग है, क्या हो रहा है इसमें। मेन मुद्दे जो है हमारे, उससे भटकाया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। हिंदी में देखते हैं। रेड हेरिंग भ्रांति एक प्रकार की तार्किक भ्रांति या तर्क त्रुटि है, जो तब होती है जब मुख्य मुद्दे या तर्क से ध्यान भटकाने के लिए कोई भ्रामक तर्क या प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है, कि कोई हमारा मुद्दा कुछ और ही चल रहा है, कोई बातचीत हमारी किसी चीज के बारे में चल रही है, लेकिन उस चीज को, उस चीज से भटकाने के लिए कोई अलग ही बात बीच में लाई जा रही है या अलग ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, रेड हेरिंग से तात्पर्य उस जानकारी के टुकड़े से है जिसका उपयोग ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि ऐसी जानकारी हम बीच में लेके आएंगे जिससे हमारा ध्यान, जो हमारा मेन जो मुद्दा होगा, मुख्य मुद्दा होगा, उससे भटक जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। Why are you pulling me over for speeding? Shouldn't you be out catching the real criminals? Someone could be robbing a bank as we speak. कि क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है या लड़की है, लड़का है, वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, तो उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने। तो अभी वो क्या बोल रहा है, अभी वो रेड हियरिंग दे रहा है। फिर क्या कह रहा है कि तुम मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए क्यों खींच रहे हो?
क्या आपको असली अपराधियों को नहीं पकड़ना चाहिए? जैसा कि हम बोल रहे हैं कोई बैंक लूट सकता है। तो क्या है? अपनी गलती है उसकी। मेन मुद्दा क्या था? उसको पकड़ा गया था क्योंकि वो बहुत ओवर स्पीडिंग कर रहा था। ठीक है? तो उसने क्या तर्क दिया कि देखो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो बस गाड़ी ही स्पीड में चलाई है। क्या आपको जो हमारे असली अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए? कि यहाँ पे मतलब कि जैसे और व्यक्ति होते हैं जो असली अपराधी होते हैं, वो बैंक लूट सकते हैं या कोई और बुरी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये मेन मुद्दे से भटकाव किया हो रहा है। मेन मुद्दा क्या है? आपने ओवर स्पीडिंग की, आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा या जो भी आपका उसकी सज़ा होगी वो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? वो इस चीज़ से भटकाने के लिए ये तर्क दे रहा है कि देखो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आप असली अपराधियों को पकड़े, जो व्यक्ति और बुरे अपराध करते हैं। ठीक है? तो रेड हेयरिंग बेसिकली यही होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेन इश्यू से। जो हमारा मेन इश्यू होता है उससे हम क्या कर लेते हैं? भटका देते हैं, कोई प्रश्न पूछ के या फिर कोई तर्क देके। ठीक है, समझ आया रेड हियरिंग? बता दीजिए। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी अभी देखते हैं ये क्या होता है। स्ट्रॉमैन फैलेसी इज द डिस्टॉर्शन ऑफ समवन एल्स आर्गुमेंट to make it easier to attack or refute. Instead of addressing the actual argument of the opponent, one may present a somewhat similar but not equal argument. कि स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है? किसी दूसरे के तर्क को विकृत करना है, कि किसी दूसरे ने कोई तर्क किया उसको विकृत करना है, मतलब उसका खंडन करना है, ये कहा जा रहा है, ताकि हमला करना या खंडन करना आसान हो जाए। किसी ने कोई तर्क दिया तो सामने से मैं क्या करूंगी? अगर मैं स्ट्रॉमैन फैलेसी का उदाहरण दूं कि एक कोई दूसरा ही तर्क दूंगी जिससे क्या हो जाए कि मुझे सामने वाले के तर्क का ही उल्टा जवाब देने का मौका मिल जाए, अपनी बात ऊपर रखने का मौका। इस प्रकार से समझ लीजिए कि प्रतिद्वंदी के वास्तविक तर्क को संबोधित करने के बजाय कोई कुछ हद तक समान लेकिन समान तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है। कि जो हमारा वास्तविक तर्क दिया गया है, सामने से किसी ने मुझे कुछ कहा है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? कोई और ही तर्क दे रही हूँ उस चीज का खंडन करने के लिए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। A parent doesn't let their daughter go to party. The daughter responds with why do you hate me? कि सिंपल सी बात है, माता पिता ने अपनी बेटी को किसी पार्टी में नहीं जाने दिया, मना कर दिया कि आपको नहीं जाना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है? लेकिन वो बेटी क्या जवाब देती है सामने से कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? तो ये जो फैलेसी आ गई, ये स्ट्रॉमैन फैलेसी आ गई कि उसको उसने उनकी जो तर्क था उसका खंडन करने के लिए कोई दूसरा ही कह सकते हैं कि कुछ दूसरा ही अपने आप से तर्क दे दिया, जो कि उससे कहीं भी मिलता-जुलता नहीं है। थोड़ी इसके लिए समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत समानता उसमें हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बस सिंपल मना किया कि आपको पार्टी में नहीं जाना है। लेकिन बेटी इसका क्या अर्थ निकाल रही है सामने से कि आप मुझसे नफ़रत क्यों करते हो? कि आपने मुझे मना किया तो इसका मतलब आप मुझसे नफ़रत क्यों करते हो? तो ये जो हमारी फैलेसी है, ये हमारी स्ट्रॉमैन फैलेसी आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है सभी को स्ट्रॉमैन फैलेसी? यस मैम। ठीक है। अभी अगली देखते हैं। अगली है हमारी अपील टू फोर्स, या जिसे हम एड बैकुलम बोलते हैं। बल देने की अपील या फिर विज्ञापन बैकुलम। ठीक है? ये क्या होता है? The argumentum ad baculum is based upon the appeal to force or threat in order to bring about the acceptance of a conclusion. समझ आ रहा है appeal to force कि हम किसी पर अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? कि तर्क वितर्क किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने या धमकी देने की अपील पर आधारित है। कि हम दबाव डाल रहे हैं किसी व्यक्ति पर, किस चीज़ के लिए? कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, इसके लिए हम अपनी जो बल है, अपनी जो कह सकते हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण, अ फ्रेंड हू मीन्स अ ग्रेट डील टू यू desperately wants to be the top runner in the school. Before a track meet, your friend says to you, if you don't let me win the race, I can't be your friend anymore. Letting me win the race makes sense, doesn't you think?
कि कोई रेस हो रही है, स्कूल में कोई रेस चल रही है बच्चों की, ठीक है। तो एक दोस्त जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, कि जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, वो भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप बेस्ट फ्रेंड्स हो दोनों, ठीक है। तो जो आपका दोस्त है वो क्या करना चाहता है, वो फर्स्ट आना चाहता है, रेस में फर्स्ट आना चाहता है। तो वो क्या करता है, पहले आपको बोलता है रेस से पहले कि यदि आप मुझे दौड़ में जीतने नहीं देंगे तो मैं आपका मित्र नहीं रह सकता, मुझे दौड़ जीतने देना सार्थक है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देखो, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, हम दोनों ने रेस में पार्टिसिपेट किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं, तो वो मुझे क्या कहता है कि अगर आप मुझे रेस में नहीं जीतने दोगे ना, मुझे फर्स्ट नहीं आने दोगे, तो हम फिर दोस्त नहीं रह सकते। तो ये क्या कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए ये अपील टू फोर्स है, या एड बैकुलम जिसको कहते हैं, कि जब कोई व्यक्ति जो उसका निष्कर्ष है उस चीज को साबित करने के लिए अपनी जो फोर्स है, अपनी पावर है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपका दोस्त बोल रहा है कि हम दोस्त तभी रह सकते हैं अगर आप मुझे जिताओगे, नहीं तो हम नहीं दोस्त रह सकते, ठीक है। ये है हमारा अपील टू फोर्स फैलेसी, या फिर एड बैकुलम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ या फिर कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर है मैम, ये मतलब। सारी फैलेसीज नॉर्मली हम जैसे बोलचाल होती है तो उसमें भी ये सब देखने को मिलता ही है जो आप हाँ बता जी, रही हैं। हाँ जी, उसमें मिलता है देखने को, कई बार हो जाता है ऐसी चीजें जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगली फैलेसी। अगला है हमारा अपील टू पिटी, या आर्गुमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम। दया की अपील, समझ आ रहा है, अपील टू पिटी है कि दया की अपील की जाएगी इसमें। आर्गुमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम, तो अब इसको देखते हैं डेफिनेशन। अपीलिंग टू अ पर्सन's unfortunate circumstances or sharing a sad story is used as a way to exploit a listener's emotions, is an attempt to get them to accept a conclusion। कि किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बारे में अपील करना, या फिर एक दुखद कहानी साझा करना, किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने के प्रयास में श्रोता की भावनाओं का शोषण करने के एक तरीके के रूप में उपयोग किया जाता है। नाम से समझ आ रहा है, अपील टू पिटी, दया की अपील, कि अगर आपको कोई बात मनवानी है तो कोई आप दुखद कहानी सुनाओगे, ठीक है, या फिर ऐसी बात बोलोगे कि जो सामने वाला है वो, उसकी भावनाओं का शोषण करोगे, इस प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण, अ स्टूडेंट हु फेल्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क सेज, प्लीज डोंट गिव मी अ जीरो, my parents will punish me severely if they see a low grade, therefore I don't deserve a zero। एक बच्चा है जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है, वो क्या कह रहा है टीचर से कि आप कृपया मुझे शून्य ना दें। क्या अब वो इसमें अपनी अब इसमें वो क्या अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि यदि मेरे पिता मुझे, माता पिता मुझे कम ग्रेड में देखेंगे तो वे मुझे गंभीर रूप से दंडित करेंगे, इसलिए मैं शून्य के लायक नहीं हूँ। क्या है इसमें, अपील टू पिटी, दया की अपील की जा रही है। होमवर्क तो किया नहीं, फिर क्या बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे आप जीरो मत दो, कि अगर मेरे जीरो आएंगे तो मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज हो जाएंगे, मुझे दंड दे सकते हैं उस बात के लिए, तो इसलिए मैं इस जीरो के लायक नहीं हूँ, ठीक है। तो जो दया की अपील है हमारी, वो इतनी सी ही है कि जो सामने वाले के जो इमोशंस है, सामने वाले की जो भावनाएं हैं, उनका शोषण करना, एक तरीके से अपने कुछ ऐसे तर्क उनको देना कि जिससे वो आप पर दया करने लग जाए। इस टाइप से जो भी फैलेसी होती है वो हमारी आती है अपील टू पिटी, या फिर आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम, ठीक है। समझ आया ये वाला फैलेसी? यस मैम। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट फैलेसी है आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम, व्यक्ति केंद्रित कुतर्क। ये क्या होता है? द आर्गुमेंट ऑफर्स lack of evidence as if it were evidence to the contrary. The argument says no one knows it is true, therefore it is false, or no one knows it is false, therefore it is true। इग्नोरेंटियम, इसमें एक शब्द आ रहा है इग्नोर। इग्नोर, क्या इग्नोर करना? कि कोई एक बात है, उस चीज का एविडेंस नहीं है, मतलब जो फैलेसी, मतलब जो चीज किसी एक
एविडेंस की ना होने की वजह से गलत साबित हो रही है, वो हमारी आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम फैलेसी है कि तर्क साक्ष्य की कमी प्रस्तुत करता है, जैसे कि यह इसके विपरीत साक्ष्य हो। तर्क कहता है कोई नहीं जानता कि यह सत्य है, इसलिए यह असत्य है। कि अगर कोई चीज सत्य है लेकिन उसका हमारे पास प्रमाण नहीं है तो उसको सत्य माना जा रहा है। या कोई नहीं जानता कि यह असत्य है, उसका भी प्रमाण नहीं है, तो यह सत्य है। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेंटियम है वो क्या होता है, वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से होता है। ठीक है, उदाहरण, यू कांट प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, देयरफॉर यू आर गिल्टी टू मी। आप यह साबित नहीं कर सकते कि आप निर्दोष है, इसलिए आप मेरे लिए दोषी हैं। कि कोई व्यक्ति है, वो है तो निर्दोष, उसने अपराध कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके पास ना उस चीज के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है उस चीज को प्रूव करने के लिए कि वो निर्दोष है। तो सामने वाला क्या बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो साबित, तो मेरे लिए तो आप दोषी ही हो। तो ऐसी जो फैलेसी होती है वो होती है हमारी आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम, कि जो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से होती है, साक्ष्य की कमी की वजह से जो होती है, वो हमारी आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली फैलेसी? Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आर्गुमेंट एड होमिनम, व्यक्ति केंद्रित कुतर्क। ये क्या होता है? एड होमिनम फैलेसी इज एन अटेम्प्ट टू डिस्क्रेडिट समवन्स आर्गुमेंट बाय पर्सनली अटैकिंग देम। इसका कीवर्ड याद रखना, पर्सनली अटैकिंग, कि हम क्या करेंगे, किसी पर पर्सनल अटैक कर देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द आर्गुमेंट इटसेल्फ, criticism is directed toward the opponent's character which is irrelevant to the discussion। कि किसी पर व्यक्तिगत हमला करके उसके तर्क को बदनाम करने का एक प्रयास है। तर्क पर चर्चा करने के बजाय आलोचना प्रतिद्वंदी के चरित्र की ओर निर्देशित होती है, जो कि चर्चा के लिए अप्रासंगिक है। आप और मैं कुछ बातचीत कर रहे हैं और मैं क्या कर दूं, आप पर पर्सनल अटैक कर दूं, आपके चरित्र के बारे में कुछ बोलने लग जाऊं जिसका कि कोई लेना देना नहीं है जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो होती है हमारा आर्गुमेंट एड होमिनम। उदाहरण देखते हैं। Caroline is arguing for more green areas around the city to improve air quality in the city. Her colleagues say that if she is really worried about air quality, she should never drive her car to the office every day. Caroline एक लड़की का नाम है। ठीक है, वो क्या करती है कि शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर के चारों ओर अधिक हरे क्षेत्रों के लिए बहस कर रही है। कि कैरोलिन नाम की कोई एक महिला है, वो क्या कर रही है कि शहर की वायु की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होना चाहिए, वो ऐसा फिर क्या कर रही है कि मतलब इस चीज पे वो बोल रही है कि जो हमारा शहर है उसके चारों ओर हरे क्षेत्र होने चाहिए या बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, इतनी सी बात है। ठीक है, फिर उसके सहकर्मी क्या कहते हैं कि अगर वास्तव में वह वायु गुणवत्ता को लेकर चिंतित है तो उन्हें हर दिन अपनी कार चलाकर कार्यालय नहीं जाना चाहिए। मतलब ये क्या है, उस पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है, उसको जो शहर की वायु है वो प्रदूषित हो गई है, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वो किस चीज को लेकर बहस करती रहती है, किस चीज के लिए कार्य कर रही है कि जो शहर के आसपास के क्षेत्र है वो हरे होने चाहिए, उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए। लेकिन जो उसके ही साथ के लोग काम करते हैं वो कहते हैं उस पे कि अगर वो सच में इस चीज को लेकर चिंतित है, कि वो सच में वायु प्रदूषण को लेकर इतनी चिंतित है, तो वो रोज अपनी कार को चलाकर क्यों आती है ऑफिस, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो गलत हो गई ना, इसका कोई लेना देना नहीं है जिस चीज को लेकर वो बहस कर रही है, लेकिन जिसके साथ वाले लोग हैं वो उस पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो जो ऐसा होता है जिस पर हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं वो होता है हमारा आर्ग्यूमेंट एड होमिनम, यानी व्यक्ति केंद्रित कुतर्क। समझ आ रहा है? व्यक्ति केंद्रित कुतर्क मतलब हम किसी बात के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों पर पर्सनल अटैक कर देते हैं, उनके चरित्र पर या किसी भी प्रकार से उन पर आरोपित करके कोई भी आरोप। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारा अपील टू पीपल या एड पॉपुलम या बैंड वैगन फैलेसी। लोगों से अपील, विज्ञापन जनसंख्या या बैंड वैगन भ्रांति जिसे हम बोलते हैं। अपील टू पीपल या एड पॉपुलम, इसे आपको समझ आ जाएगा क्या, कि जो सारे लोग करते हैं वो हमें करना है,
कि तुम्हें भी वो करना चाहिए। यही है ये अपील टू पीपल एड पॉपुलम, जो सभी लोग कर रहे हैं, लोग कुएं में कूद रहे हैं, तुम भी कूदो। बस इतनी सी बात है इसमें, समझते हैं। द बैंडवैगन फैलेसी इज ऑल्सो sometimes called the appeal to common belief or appeal to the masses, because it's all about getting people to do or think something because everyone else is doing it or everything else thinks this। बस इतनी सी बात है। बैंड वैगन भ्रांति को कभी कभी आम धारणा के लिए अपील या जनता से अपील भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सब लोगों को कुछ करने या सोचने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। किस लिए? कि हर कोई ऐसा कर रहा है या बाकी सब लोग ऐसा सोचते हैं। क्या एग्जाम्पल है? ब्रेंडन सेज टू मार्क, डोंट डू यू होमवर्क, कम टू मूवी टुनाइट, एवरीवन इज गोइंग टू बी देयर। ब्रेंडन कहता है मार्क से कि अपना होमवर्क मत करो, आज सिनेमा देखने आओ, हर कोई वहां रहने वाला है। तो क्या है ये कि एक दो बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक पहला बोलता है दूसरे को कि तुम होमवर्क क्यों कर रहे हो, मत करो होमवर्क, मूवी देखने चलते हैं। क्योंकि सारे बच्चे वहां जा रहे हैं, उनकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो मूवी देखने जा रहे हैं। तो वो बच्चा बोल रहा है सामने वाले को कि तुम अपना होमवर्क करने में क्यों लगे हो, सारे मूवीज देखने जा रहे हो तो तुम भी जाओ, सारे ये चीज कर रहे हैं तो तुम भी करो, सभी ऐसा सोचते हो तो तुम भी सोचो। बस इतनी सी बात है। अपील टू पीपल एट बैकुलम या बैंड वैगन फैलेसी, कि जो सारे लोग कर रहे हैं या जो सारे लोग सोच रहे हैं तो तुम भी ऐसा ही करो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये क्लियर हुई ये वाली फैलेसी? हो गई मैम, बस आज इतना ही करवा दो। अभी टाइम है, हम एक और कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है मैम कितनी है टोटल वैसे? टोटल तो है ये, काफी है अभी। ये तो यहाँ से तो इंडियन लॉजिक स्टार्ट हो गया, 4 है इसके अलावा। चलिए फिर एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ, इतना ही करते हैं, बाकी कल कर लेंगे। परसों तो फिर परसों सैटरडे है ना, फिर परसों क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसके। ठीक है, ये मैं रिवाइज करा देती हूँ जितना हमने आज पढ़ा। ठीक है, भागना नहीं है। तो हमने वेस्टर्न फैलेसी स्टार्ट किया आज। पहला था फैलेसी ऑफ डिवीजन, कि जो चीज किसी एक बड़े हिस्से के लिए सही है तो वो उसके छोटे छोटे हिस्सों के लिए भी सही होनी चाहिए। उदाहरण हमने लिया था कि जब एक पूरा महासागर नीला है तो उसकी हर एक बूंद भी नीली होनी चाहिए। ये था हमारा फैलेसी ऑफ डिवीजन। फिर था फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ये इसका उल्टा था। अगर हम इसको इस चीज से समझे कि सागर की एक बूंद नीली है तो जो पूरा महासागर है वह भी नीला ही होगा। ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हमारा जाता है पार्ट्स से होल की ओर, और जो हमारा फैलेसी ऑफ डिवीजन था वो होल टू पार्ट्स। फिर आता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ जनरल रूल या स्वीपिंग जनरलाइजेशन। ये होता है हमारा कि कोई एक जनरल रूल है, हम सब पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब सब पे अप्लाई जो होता है वो किसी एक विशेष स्थिति में अप्लाई नहीं होता, हम वहां पे भी उसको लागू कर रहे हैं। कि चाकू से लोगों को काटना अपराध है, ठीक है, एक रूल है, अपराध है वो। लेकिन जो सर्जन होते हैं वो चाकू से काटते हैं, इसलिए वो अपराधी है। तो ये एक फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि सर्जन लोगों को अगर काटते हैं चाकू से तो वो उनको ठीक करने के लिए काटते हैं, उनकी सर्जरी करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी फैलेसी ऑफ जनरल रूल था। फिर था फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या फैलेसी ऑफ प्रीसपोजिशन और प्लूरियम इंटेरोगेटियम, कि ऐसा प्रश्न पूछ लेना सामने वाले से कि या तो वो हाँ भी बोले चाहे ना बोले वो फंसेगा, वो फिर भी फंसेगा। जैसे यहाँ पे था कि कोई व्यक्ति पूछता है किसी से, क्या आप अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? तो अगर वो हाँ बोलता है मतलब कि पहले पीटता था, ना बोलता है मतलब पहले तो पीटता था अभी भी पीटे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप, फिसलन वाली ढलान, कि कोई हम आर्गुमेंट स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो इतनी सारी सीरीज बनती जा रही है ना कि हमारे पास जो आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल एक हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये स्लिपरी स्लोप पे बढ़ते जा रहे, फिसलते जा रहे, फिसलते जा रहे और गलत निष्कर्ष पर निकल रहे हैं। कि क्या? कि सड़क चौड़ी हो रही है, सड़क चौड़ी हो रही है तो लोग कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इससे ट्रैफिक बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि कार की जो टक्कर है, एक्सीडेंट होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, जिससे हमारा जो शहर है वो ना तो चलने के लायक रहेगा ना गाड़ी चलाने के लायक रहेगा, वो खतरनाक हो जाएगा। ये स्लिपरी स्लोप है। सड़क चौड़ी होना अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसे ऐसे तर्क देते जा रहे हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है वो नकारात्मक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा स्लिपरी स्लोप हो गया। फिर आता है रेड हियरिंग, ये होता है मेन मुद्दे से भटकाना, कि जो हमारा
एक क्या कहते हैं मेन इशू है या मेन आर्गुमेंट है, उस चीज को डाइवर्ट कर देना। कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, गाड़ी तेज चला रहा है, वो फंस गया, उसको पकड़ लिया गया, फिर वो क्या कह रहा है, वो मेन मुद्दे को घुमा रहा है, उसकी गलती है, गाड़ी तेज चलाना गलत बात है, लेकिन फिर भी क्या वे बोल रहा है कि यार मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने तो बस गाड़ी स्पीड में चलाई है, आप दूसरे अपराधियों को पकड़े जो असली दोषी होते हैं, जो बैंक लूटते हैं या कोई अन्य अपराध करते हैं। तो ये रेड हियरिंग है, जो मेन मुद्दे से भटकाना जिसे कहते हैं। फिर आता है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन में क्या होता है कि सामने वाला कोई चीज बोलता था और हम ऐसे तर्क दे देते हैं जो कि सही नहीं होता है उस सिचुएशन के हिसाब से। कि यहाँ पे कोई पेरेंट्स बोल रहे हैं अपने बेटे को कि आपको पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन उनकी बेटी सामने से जवाब देती है कि आप मुझसे नफरत क्यों करते हो, है ना। तो ये हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी है। फिर आता है अपील टू फोर्स या फिर एड बैकुलम के हम अपने फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दो दोस्त है, दोनों को रेस में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक को उसमें से जीतना है, तो वो तो अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे जिता देना, अगर तुम मुझे नहीं जिताओगे तो हम अब दोस्त कभी नहीं रहेंगे। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, वो अपील टू फोर्स है। फिर आता है अपील टू पिटी आर्गुमेंट एड मिसरिकॉर्डियम, यानी कि दया की भीख मांगने के हिसाब से दया की अपील करना। कि कोई व्यक्ति फेल हो रहा है, फिर क्या कहता है कि प्लीज आप मुझे ऐसा मत करो, अपना ही काम है, उसने खुद की गलती है, किसी वजह से फेल हो गया, वो खुद की गलती थी, फिर वो टीचर को ऐसे बोल रहा है कि प्लीज मुझे 0 मत देना, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी घर पे, मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं 0 डिजर्व नहीं करता। ये है दया। कि किसी की इमोशंस को मतलब ऐसे करना कि अपने आप से खुद के लिए दया हो जाए उस व्यक्ति में, सामने वाले में। फिर आता है आर्गुमेंट एंड इग्नोरेंटिव, इग्नोर करना। क्या कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, तो जो चीज अगर सच भी है हम उसको फिर भी झूठ मान रहे हैं, या जो चीज झूठ है उसके हमारे पास एविडेंस नहीं मिल पा रहे तो हम उसको भी सच मान रहे हैं। कि कोई व्यक्ति है, वो निर्दोष है, लेकिन उसके पास उस चीज के लिए एविडेंस नहीं है, तो वो दोषी है, वो सामने वाला फिर उसको दोषी मान रहा है। ये है हमारा आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम। फिर है आर्गुमेंट एड होमिनम। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर पर्सनल अटैक कर देना। कोई लड़की है, वो क्या चाहती है कि शहर में वायु की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, इसलिए वो इस चीज के लिए हमेशा बहस करती रहती है, लोगों से आर्ग्यूमेंट करती रहती है कि हमारे शहर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ होने चाहिए। लेकिन लोग उस पर पर्सनल अटैक करके कहते हैं कि अगर इतना ही तुम्हें है कि वायु की गुणवत्ता सही हो, तो तुम अपनी कार चलाकर क्यों ऑफिस आती हो। पर्सनल अटैक किया जा रहा है, ये हमारा आर्गुमेंट एड होमिनम। फिर है अपील टू पीपल एड बैकुलम या बैंड वैगन फैलेसी। कि अगर 100 लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, हवा जिस तरफ चली है तुम भी उधर ही मुड़ जाओ। कि तुम अपना होमवर्क क्यों कर रहे हो, एक बच्चा अपने दोस्त को कहता है तुम होमवर्क क्यों कर रहे हो, सारी क्लास के बच्चे आज मूवीज देखने गए हैं, तो तुम भी चलो, तुम अपना होमवर्क क्यों करे। कि सारे लोग ऐसा करे तुम भी करो, सारे लोग आईफोन ले रहे हैं तुम भी आईफोन लो, सारे लोग वो वाली चीज खरीद रहे हैं तो तुम भी वो खरीदो। ये है हमारा आर्गुमेंट, सॉरी अपील टू पीपल। ठीक है, इतना हमने आज पढ़ा, तो ये क्लियर है ना सभी को। यस मैम। ठीक है जी, ठीक है, फिर क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। कौन करवाएंगे, उमेश सिंह जी, क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। अरे मैम क्यों ऐसा करते हैं। हाँ जी, रुकिए, पहले क्लोजिंग प्रेयर, जया जी आप क्लोजिंग प्रेयर करवाइए। ओके मैम। मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या? आराम से बैठ जाएं, एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे जाने दें। अगली सांस में सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर, शांति मंत्र प्रश्नोपनिषद से। ओम भद्रे ओम कर्णं भद्रेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा
स्थैरंगैः स्तुष्ट्वा स्तुत समगुणो देवहितं दधायुः। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करें और इस अध्ययन से जो भी हमें कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है उसे अपने अंदर समाहित करें। जय गुरुदेव। मिलते हैं फिर कल।